बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है, चैप्टर है पॉलीमर रिएक्शंस और पेपर है हमारा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स में जब भी रिएक्शंस होते हैं अक्सर वही फंक्शनैलिटीज़ रोल प्ले कर रही होती हैं जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में हैं। जैसा कि पॉलीमर्स में अक्सर आपको हाइड्रोलिसिस नज़र आएगी, हाइड्रेशन नज़र आएगी, डिहाइड्रेशन नज़र आएगी, अमाइनोलाइसिस नज़र आएगी, एसिडोलाइसिस नज़र आएगी। ये वही रिएक्शन है जो सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर भी होते हैं। लेकिन जब पॉलीमर्स के अंदर ये रिएक्शन होते हैं तो क्या इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आएंगे। याद रखें, पॉलीमर्स के ऊपर जैसे ही रिएक्शन होंगे तो अक्सर उस पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, इवन उसकी एप्लीकेशन से ही बदल जाती हैं। और पॉलीमर के ऊपर जो रिएक्शन होते हैं वो बेसिकली दो तरह के हैं। एक ऐसे रिएक्शन जो पॉलीमर की मेन चेन के ऊपर होते हैं, यानी कोई फंक्शनैलिटी अगर मेन चेन के अंदर मौजूद है उसके ऊपर अटैक हो जाए। ऐसे में अक्सर पॉलीमर दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में तकसीम हो जाता है, पॉलीमर की डिग्रेडेशन हो जाती है। दूसरी तरह का रिएक्शन, जैसे ही रिएक्शन होगा आपके बार जो फंक्शनैलिटी जिसके ऊपर रिएक्शन हुआ वो मेन चेन में होने की बजाय वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे मौजूद होगी पॉलीमर के अंदर। ऐसे में प्रॉपर्टी ज़रूर बदलती हैं लेकिन डिग्रेडेशन का एहतमाल नहीं होता। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन करूँगा जिसमें पॉलीमर के अंदर रिएक्शन होते ही किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हुई हमें नज़र आएंगी। हमारे पास इथीन मोनोमर्स मौजूद हैं और हमारे पास एक दूसरा जो मोनोमर ये वाला मौजूद है। दो तरह के मोनोमर्स हैं, लेकिन याद रखें जो दूसरा मोनोमर है उसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है SH। इसको आप मर्केप्टो फंक्शनल ग्रुप बोलते हो। अब ये मर्केप्टो फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इन दोनों से मिलकर जो बनने वाला पॉलीमर है उसमें मर्केप्टो ग्रुप का बहुत अहम रोल है। सो हमें कैसे नज़र आएगा ये देखें। पहली दफ़ा जैसी पॉलीमराइजेशन होती है ना सिर्फ राइट साइड पे बल्कि इस कंपाउंड की लेफ़्ट साइड पे ये पॉलीमराइजेशन हो गई। इथीन जो है उसने टू साइडेड अटैक किया इस मोनोमर के ऊपर। दो तरफ जो चेन है वो हमें ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। सो ये हमारा पॉलीमर बना। इसमें मर्केप्टो ग्रुप की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को एक साइड पे रखते हुए मैं सिर्फ इस SH को लेता हूँ। ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है, ये जो फ्लो है ये पूरे पॉलीमर के लिए है और ये उसका मर्केप्टो ग्रुप। जब भी पॉलीमर बनता है आप जानते हैं जो चेन ग्रोथ्स होती हैं वो बहुत सारी मौजूद होती हैं उसके अंदर, जिनकी मोलेकुलर मास डिफरेंट होती है, जिसको आप मोलेकुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हो। सो इस तरह की कई चेन्स मौजूद होंगी। उनमें से दो चेन्स जो नॉर्मली एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, जैसे ही एक्सपोजर टू ऑक्सीजन होगा इनका, यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, फौरी तौर पे ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएंगे और वाटर बना लेंगे और ये दोनों सल्फ़र इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। यानी जो एक लीनियर पॉलीमर हमें नज़र आ रहा था अब नेटवर्क्ड पॉलीमर बन जाएगा, इंटरलिंक्ड पॉलीमर बन जाएगा। उसकी यहाँ पे इंटरलिंकिंग हो गई। अब कॉमन लाइफ में इसकी एग्जांपल, ये जो पॉलीमर मौजूद है हमारे पास अक्सर ये हेयर स्प्रेज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हेयर स्प्रेज के अंदर जैसे ही इसको ऐड करते हैं हम और आप कर्ल्स बनाना चाहते हैं बालों में, जैसे ही ये ऐड किया तो एक लम्हे के लिए ये इनसॉल्युबल होता है और अल्टीमेटली यहाँ पे आप हेयर्स को सेट करना चाहते हैं, वहाँ पे हेयर सेट हो जाते हैं। असल में ये लगाते ही ऑक्सीडेशन हो जाती है। आम हवा में बैठा वो शख्स जो है, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करती है उसके हेयर जेल के साथ। अल्टीमेटली हमारे जो सर पे हेयर जेल पहले लगा वो इस फॉर्म में था, ऑक्सीडेशन के बाद वो इंटरलिंक्ड फॉर्म में आ गया। इंटरलिंक्ड फॉर्म हमेशा इनसॉल्युबल होगी। अल्टीमेटली जब तक आप चाहेंगे तब तक वो वैसे का वैसे ही मौजूद रहेगा ऑन आवर हेयर्स।
ये इंटरलिंक्ड फॉर्म जो है ये वाटर इनसॉल्युबल है, इसलिए वो बालों के ऊपर मॉइस्चर का इसके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं होगा, और जितनी देर तक आप उन कर्ल्स को सेट करना चाहते हैं वो सेटल्ड रहेंगी। अब आप चाहते हैं कर्ल्स को चेंज करना या उस जेल को उतारना, तो आप एक रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे जो वहाँ से ऑक्सीजन को निकाल ले। जैसे ही रिडक्शन होगी, सेंटर में से ऑक्सीजन फिर से यहाँ से इसकी लिंकिंग को तोड़ दिया जाता है और फिर से ये पुरानी शेप में आ जाते हैं। अल्टीमेटली हेयर्स में से जो जेल है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं अब उनको वॉश करते हुए। यानी पहले इस फॉर्म में ये वाटर इनसॉल्युबल था, लेकिन रिडक्शन के बाद ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है और आप उसको निकाल सकते हैं बालों में से। रिडक्शन के लिए ख़ास किस्म के एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि थायोग्लाइकोलिक एसिड्स ये इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले इससे हेयर्स को वॉश किया जाता है, उसके बाद वाटर से। सो ये मैंने आपको एग्जांपल बताई कि रिएक्शन से किस तरह पॉलीमर अपनी फंक्शनैलिटीज़ को चेंज करता है और अपनी कॉमन लाइफ में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन रिएक्शंस को। तो यहाँ पे आज हम 3 तरह के रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जो पॉलीमर्स परफॉर्म करते हैं। हाइड्रोलिसिस को स्टडी करेंगे, एसिडोलाइसिस इससे मिलता जुलता अमाइनोलाइसिस, और एंड पे हाइड्रोजिनेशन को स्टडी किया जाएगा। तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस के बारे में बताता चलूँ। हाइड्रोलिसिस जो है या तो वाटर की मौजूदगी में होती है या किसी बेस की मौजूदगी में। तो हमने यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल किया। अब हाइड्रोलिसिस भी 2 तरह की है, जिसमें एक जो फंक्शनैलिटी है वो चेन के अंदर मौजूद होगी, और दूसरे रिएक्शन में बताऊंगा यहाँ पे फंक्शनैलिटी चेन से बाहर होगी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। अब देखें, जैसे ही ये हाइड्रोलिसिस होती है वाटर की मौजूदगी में, इस वाटर का अटैक इस कार्बन पे होता है। मैकेनिज़्म ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स एमएससी केमिस्ट्री आप जानते हैं हाइड्रोलिसिस मैकेनिज़्म जो होता है, इसलिए मैंने, क्योंकि वो बेसिक मैकेनिज़्म है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। असल में ये जो लॉन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के, वो अटैक करते हैं इधर और ये इधर शिफ्ट हो जाता है, और अगली दफ़ा ये ऑक्सीजन वापस आते हुए ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हुए वाटर का H लेके, ये देखें NH2 और वाटर का OH इस साइड पे, अल्टीमेटली ये वाटर जो है ये चेन सीजरिंग कर देता है। सीजरिंग मीन किसी को कैंची से काट देना, यानी हमारा जो पॉलीमर है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, यहाँ से आधा इस तरफ आधा इस तरफ। इसका मतलब ये हुआ जब भी हाइड्रोलिसिस किसी ऐसे फंक्शनैलिटी पे होगी जो मेन चेन के अंदर मौजूद होगी, तो हमारा जो पॉलीमर है वो डिग्रेड हो जाएगी, उसकी सीजरिंग हो जाएगी, दरमियान से कट हो जाएगा। एक तो हाइड्रोलिसिस ये थी। अब दूसरी एग्जांपल है, ये देखें, ये मेन है चेन और ये उसका सब्स्टिट्यूएंट है, ये पॉलीविनाइल पायरोलिडीन। पॉलीविनाइल पायरोलिडीन जो है इसे PVP भी कहते हैं, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन। अब जैसे ही इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, अब के बाद अटैक इस पे होगा। अल्टीमेटली ये 2 हिस्सों में तकसीम नहीं होगा, अब के बाद सिर्फ कंपाउंड जो हमारा पॉलीमर है उसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो चेंज हो जाएंगे। एक्सक्यूज़ मी। वाटर ने अटैक किया, CH2CH मेन चेन वैसी सस्टेंड रही, NH CH2 CH2 CH2, ये CH थ्राइस हो गया। अब इस कार्बन पे अटैक हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होके ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो सेकंड ये हुआ। अब थर्ड रिएक्शन है, ये है पॉलीविनाइल एसीटेट, और ये बहुत मशहूर रिएक्शन है जिसमें हम पॉलीविनाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, वो पॉलीविनाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर ने यहाँ पे अटैक करना है और यहाँ पे पॉलीविनाइल अल्कोहल बन जाता है, बाकी एसिटिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट उसको आप सेपरेट आउट कर लेते हो। तो इस तरह हमने 3 रिएक्शंस को स्टडी किया, जिसमें पहला रिएक्शन जो था उसमें मेन चेन पे अटैक हुआ, उसमें सीजरिंग होती है, जबकि बकिया 2 रिएक्शन है उसमें सीजरिंग नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोलिसिस जिस फंक्शनैलिटी पे होती है वो मेन चेन के अंदर मौजूद होने की बजाय वो नीचे सब्स्टिट्यूएंट में मौजूद होता है। ऐसी रिएक्शंस को हम पॉलीमर एनालॉग कहते हैं। पॉलीमर एनालॉग का मतलब ऐसी रिएक्शंस
पॉलीमर्स के ऊपर ऐसे रिएक्शन जिसमें जो रिएक्शन है वो मेन चेन पे होने की बजाय सब्स्टिट्यूएंट पे हो, पॉलीमर डिग्रेड ना हो, अलबत्ता उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएं, तो इनको पॉलीमर एनालॉग कहा जाता है। अब हम सेकंड रिएक्शन को स्टडी करेंगे, एसिडोलाइसिस और अमाइनोलाइसिस। मैं एसिडोलाइसिस को एक्सप्लेन करता हूँ, अमाइनोलाइसिस बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। हमारे पास ये पॉलीमर है, हमने ये जो डाइओइक एसिड है उसके ऊपर ऐड किया, तो गौर करें NH2C2CH2X NH यहाँ पे आके अटैक होता है, ये हमारी मेन फंक्शनैलिटी है फॉर अटैकिंग। तो ये पूरा हिस्सा यहाँ से RC डबल बॉन्ड OH, इतना हिस्सा इसके साथ कनेक्ट होगा, तो ये बकिया जो हमारे पास बचा CH2YC डबल बॉन्ड O, इसके साथ ये वाला पोर्शन यानी C डबल बॉन्ड OH, ये वाला हिस्सा यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे भी पॉलीमर की सीजरिंग होती है, पॉलीमर ब्रेक हुआ, क्योंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनैलिटी है, वो मेन चेन के दरमियान में मौजूद है। जैसे ही एसिडोलाइसिस होगी वो वहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये चेन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, आधी चेन इधर, सॉरी यहाँ से आधी चेन इधर और आधी चेन इधर से अलग अलग पॉलीमर्स बन जाते हैं। और अमाइनोलाइसिस में याद रखें, आपको जो दोनों साइड पे इधर और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी NH2 होगा, यहाँ पे भी NH2 होगा, तो उसको आप अमाइनोलाइसिस कहेंगे। तो दोनों तरफ यहाँ पे भी NH2 ग्रुप आ जाएगा R के साथ, यहाँ पे भी इसके साथ NH2 ग्रुप आ जाएगा, तो वो एसिडोलाइसिस की बजाय अमाइनोलाइसिस हो जाएगी। आखिरी रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन सिंपली addition of hydrogen is called hydrogenation, and in most of the hydrogenation reactions we break the double bond or triple bond. Triple bond is converted into double when partial hydrogenation is done, and if complete hydrogenation is done then triple converts into single bond. बट नॉर्मली हम डबल को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, जो हमने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी पढ़ी हुई है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये देखें हमारे पास पॉलीस्टाइरीन है, बट रिमेंबर दैट हाइड्रोजिनेशन में पॉलीमर यक्सर बदल दिया जाता है। ये हमारे पास पॉलीस्टाइरीन है, जैसे ही हाइड्रोजिनेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ निकल 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, अंदर के जो 3 डबल बॉन्ड हैं ये हाइड्रोजन ब्रेक डाउन कर देती है, एक नया पॉलीमर हमें मिलेगा। दूसरी एग्जांपल है जिसमें ब्रांच की बजाय मेन चेन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। अब के बाद जैसे ही H2 ऐड होगा, यहाँ पे सीजरिंग नहीं होगी लेकिन पॉलीमर बदल जाएगा। ये देखें डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजिनेशन हुई, डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, इस C के साथ भी H आ गया, CH2 के साथ भी H आ गया, सीजरिंग नहीं हुई। जैसे कि हमने बाकी रिएक्शंस में देखा था कि जैसे मेन फंक्शनैलिटी में अगर कोई मेन चेन के अंदर फंक्शनैलिटी होती थी तो चेन सीजरिंग हो जाती थी, इसमें ऐसा नहीं होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा दोनों कार्बन के ऊपर। सो अल्टीमेटली पॉली आइसोप्रीन जो है वो दो एक ऐसे पॉलीमर में ये को पॉलीमर बना देती है, पॉली आइसोप्रीन से एक को पॉलीमर प्रोड्यूस होता है। तो जितनी रिएक्शंस भी हम हाइड्रोजिनेशन के स्टडी करेंगे तो जो भी हमारे पास पॉलीमर होगा, अगर चेन के अंदर मौजूद होगा डबल बॉन्ड, तो अल्टीमेटली वो किसी दूसरे को पॉलीमर की शक्ल अडॉप्ट कर लेगा या उसका एनालॉग होगा। सो आज हम ये 3 रिएक्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल 3 रिएक्शन कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।